गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन ने लास्ट लेक्चर में कल पढ़ा था PBR 322 वेक्टर के बारे में, जिसमें अपन ने देखा था कि PBR 322 हैं वो फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर हैं जो पोलिवर और रॉड्रिगज नामक के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। इसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसमें दो ड्रॉबैक बताए थे मैंने। एक तो इनकी साइज लिमिट, मतलब इसमें अपन ओनली अराउंड 4 KB साइज का डीएनए ही, अपन फॉरेन डीएनए है वो क्या कर सकते हैं, क्लोन। एक दूसरा क्या है कि इसमें जो अपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जिसको अपन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन या रेप्लिका प्लेटिंग मेथड बोलते हैं, जिसके द्वारा अपन कोई भी प्लाज्मिड एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया और जिसमें अपन ने अपना फॉरेन डीएनए क्लोन किया और फॉरेन डीएनए क्लोन करने के बाद में उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाया। अब होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस होने के बाद में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं, मीन जो अपन ने जीन क्लोन किया है उसका रिकॉम्बिनेंट सेल में वेक्टर के बाद वो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस होने के बाद में उसको मतलब एक्सप्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मीन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, उसका अपन पता लगते हैं रेप्लिका प्लेटिंग या जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है। मीन अपन ने अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो एम्पिसिलिन और आपके टेट्रासाइक्लिन जीन, उनके बीच में अगर जीन को अपन ने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया है तो वो वाली पर्टिकुलर जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जैसे एम्पिसिलिन है। अगर एम्पिसिलिन के बीच में अपन ने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया है तो वो वाली जीन क्या हो जाती है, नॉन फंक्शनल, मतलब वो जीन अब उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है और वो उस एंटीबायोटिक के प्रति क्या हो जाती है, सेंसिटिव। जबकि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वो दोनों एंटीबायोटिक के प्रति, मीन आपके एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के प्रति क्या होती है, रेजिस्टेंट। इसलिए जब अपन उनको किसी मीडियम में जिसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों हैं उस पर ग्रो करेंगे तो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है जिसमें अगर अपन ने टेट्रासाइक्लिन में अगर जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में अगर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाया है तो वो वाली जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगी, और जब अपन उसको मीडियम में ग्रो करेंगे तो वो उस मीडियम पे ग्रो नहीं करेगी जिसमें टेट्रासाइक्लिन है, लेकिन वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करेगी। लेकिन जबकि जो दूसरी नॉन ट्रांसफॉर्म सेल हैं वो दोनों एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम दोनों पे ग्रो करेगी, क्योंकि उनमें दोनों जीन क्या है, फंक्शनल है। बस इसका एक दो ही ड्रॉबैक है इसमें, एक तो ओनली स्मॉल साइज ऑफ डीएनए है वो अपन क्लोन कर सकते हैं, और दूसरा है वो इसमें ये 2 स्टेप मेथड है जो अपन अपना डीएनए क्लोन किया है वो ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए इस ड्रॉबैक से बचने के लिए एक नया वेक्टर काम में लेते हैं जिसका नाम मैंने आपको कल भी बताया था, PUC19। पी मतलब प्लाज्मिड, UC मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में उसको डिजाइन किया गया था या डेवलप किया गया था, इसलिए उसका नाम पड़ा है PUC19। तो PUC19 इज ए क्लोनिंग वेक्टर वाज विच वाज डेवलप्ड बाय मैसिंग एंड हिज को-वर्कर्स। मैसिंग नाम का एक साइंटिस्ट था और उसके साथी और थे लेब वर्कर्स जिन्होंने 1983 में इसको डेवलप किया था। कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया PUC19। कल जैसे PBR 322 में जैसे 322 उसके डिस्टिंग्विश नंबर थे, ऐसे ही 19 भी उसके लेब के उनमें एक दूसरे प्लाज्मिड में डिस्टिंग्विश करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको ये नंबर दे दिया जाता है। इस प्लाज्मिड में क्या होता है कि यह प्लाज्मिड, इसमें एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जो किससे लिया गया है, कोल E1 प्लाज्मिड से। किससे लिया गया है, कोल E1 प्लाज्मिड से लिया गया है। और इसमें एक होती है आपके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एक होता है इसमें लैग जेड जीन जो आपका लैग ओपेरोन का आपने लास्ट ईयर भी अपने प्रीवियस में MSc प्रीवियस में पढ़ा होगा मोलिकुलर बायोलॉजी में, लैग ओपेरोन, जिसमें लैग ओपेरोन में 3 जीन होती है, X, Y और Z। जेड जीन है वो आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में काम में आता है। किसके काम में आता है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में। एक होता है वाई जीन आपके
लैक्टोज परमीएज का, जो लैक्टोज को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और एक्स जीन है कोई ऐसा एक एंजाइम बनाती है जो टॉक्सिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करने में काम में आता है। तो यहाँ पे जो लैग जेड जीन है वो मॉडिफाइड है, इसको अपन ने डी नोट किया है लैग जेड डैश जीन, जो क्या है कि आपका नॉर्मल लैग जेड जीन है वो क्या करती है कि म्यूटेंट होती है। म्यूटेंट होने की वजह से वो आपका जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो क्या होता है, होमोटेट्रामर होता है। मीन वो 4 सब यूनिट का बनाती है, 2 उसमें अल्फा सब यूनिट होती है और 2 बीटा सब यूनिट। तो जो आपका नॉर्मल लैग जेड है जो म्यूटेंट होने की वजह से आपके ओनली वोमेका वाली जो 2 जीन है वो ही सिंथेसाइज किया जाता है जो 3 प्राइम एंड पे होती है, जबकि जो 5 प्राइम एंड पे होती है 2 अल्फा सब यूनिट, वो आपके इस वेक्टर में अपन ने मॉडिफाइड जीन लैग जेड जीन डाल दिया, जो क्या करेगी उसको अल्फा सब यूनिट का निर्माण करेगी, और अल्फा सब यूनिट और ओमेगा सब यूनिट दोनों आपस में मिल करके, जिसको अपन अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं, उसके द्वारा फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी। और वो फिर फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपके लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करेगा, जो आपके लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। अब इसमें जो एक तो आपके लैग जेड जीन है जिसमें आपके वो अल्फा सब यूनिट को सिंथेसिस करेगी किसकी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, प्लस इसमें अपन कुछ मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो इंसर्ट कर देते हैं इसके प्रमोटर रीजन में, जहां पे अपन ने किसी भी फॉरेन डीएनए को क्लोन करना होता है। अगर अपन ने किसी भी फॉरेन डीएनए को अगर लैग जेड जीन के बीच में अगर इंसर्ट किया है तो वो क्या हो जाएगी, जैसे वहां पे अपन ने एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन पीबीआर 322 में इंसर्ट कर रहे थे, वहां पे अगर उस जीन के बीच में इंसर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, नॉन फंक्शनल। इसी प्रकार यहाँ पे भी अगर अपन ने अपने टारगेट डीएनए या फॉरेन डीएनए को लैग जेड जीन के बीच में अगर इंसर्ट करते हैं तो वो वाली लैग जेड जीन क्या हो जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी और वो इनएक्टिवेट हो जाएगी, जिससे अब अपन अगर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को अगर होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो होस्ट सेल है वो फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पाएगी, और अपने को कैसी कॉलोनी मिलेगी, व्हाइट कॉलोनी, जब अपन मीडियम पे ग्रो करेंगे। जनरली अपन जो POC 19 है उसको जनरल पर्पज प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं, उसको अपन स्पेशली डिजाइन करते हैं किसके लिए, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट क्लोन करने के लिए। कितनी साइज का, इसमें अपन PBR 322 से भी छोटी साइज का डीएनए ही क्लोन कर सकते हैं, अराउंड 2.6 KB साइज का। कितना, अराउंड 2.6 KB साइज का डीएनए ही अपन इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होती है, एक लैग जेड जीन होती है जो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है, एक लेक आई जीन, जैसे आपने लेक ओपेरोन में पढ़ा होगा कि एक लेक इनहिबिटर जीन होती है जो रिफ्रेशर प्रोटीन बनाती है, वो लेक ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाती है। लेक ऑपरेटर पे बाइंड होने की वजह से क्या होगा, अब आपके लेक ओपेरोन काम नहीं करेगा, और जो आपके लेक जेड जीन, लेक वाई और लेक एक्स जीन है वो क्या होगी, एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। एक्सप्रेस नहीं होगी तो आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम भी नहीं बनेगा, आपके परमीएज एंजाइम भी नहीं बनेगा, और जो आपके लेक एक्स जीन है वो दूसरा एंजाइम बनाती है जो टॉक्सिक कंपाउंड को डिग्रेड करता है, वो तीनों ही एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी लेक आई जीन है वो एक कोई रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो किसको रेगुलेट कर रही है, जो अपने मॉडिफाइड लेग जेड जीन है उसको कंट्रोल करता है। ये अपन ने आर्टिफिशियली किसमें, PUC वेक्टर में डाल दिया है। जब अपन कोई जीन इंसर्ट नहीं करते हैं और ऐसे ही वेक्टर को अपन ने किसमें, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया, मतलब अपन नॉन ट्रांसफर्ड सेल की बात करें
कि अपन ने कोई फॉरेन जीएनए इंसर्ट नहीं करवाया है और उसको ऐसे ही वेक्टर को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाया, तो अब होस्ट सेल में वो जाने के बाद में उसमें क्या करेगा, पीयूसी वेक्टर में आपका एक जो लेग जेड जीन है, लेग जेड मॉडिफाइड, जिसको अपन डैश से डिनोट कर रहे हैं, वो वाली जीन अल्फा पार्ट बनाएगी किसका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। और जो आपका पहले वाला ऑलरेडी उसमें जो बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट है प्लाज्मिड, वो वाला कौन सा पार्ट बनाएगा, वोमेका। दोनों अल्फा और वोमेका सब यूनिट बन करके आपके होमोटेट्रा बन जाएगा किसका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम फंक्शनल हो जाएगा और फंक्शनल होने के बाद में यह किसका, लैक्टोज का डिग्रेडेशन कर देगा। अब इसका कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये लैक्टोज का डिग्रेडेशन हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक एक्स गैल होता है। एक्स गैल क्या होता है, एक क्रोमोजेनिक सबस्टेंस है, क्रोमोजेनिक सबस्टेंस। इस पे काम करता है कौन, आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस पे काम करेगा और इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। तोड़ देगा तो इसकी कैसी कॉलोनी बनती है, जब अपन ग्रुप करते हैं तो ब्लू कलर का कॉलोनी बनती है। मतलब आपका एक्स गैल है वो टूट जाएगा और आपके ब्लू कलर कॉलोनी बनेगी। अब इसको, इसके लिए एक इंड्यूसर का काम करता है कौन, आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज। आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज वो क्या करेगा कि जो आपके लेग आई जीन है, जो किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, आपके पीयूसी वेक्टर में, और ये मैंने आपको बताया था किसका निर्माण करती है, रिप्रेसर प्रोटीन का। अगर इसमें आईपीटीजी अपन नहीं डालेंगे तो ये लेग आई जीन है वो रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करेगी, और रिप्रेसर प्रोटीन ये लेग ओपेरोन जो लेग जेड जीन है जिसको जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन बनाएगी एंजाइम, उसका क्या कर देगी, उसको ऑपरेट नहीं होने देगी, मतलब ओपेरोन पे जाके बाइंड हो जाएगा और उसके फंक्शन को क्या कर देगा, रोक देगा। इसलिए आईपीटीजी जब इस मीडियम में प्रेजेंट होता है तो लेग आई जीन है वो लेग जेड के ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगी और आपका लेग जेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देता है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो फंक्शनल कब होगा, जब आपके पीयूसी 19 वेक्टर की अल्फा सब यूनिट्स और आपके जो नॉर्मल बैक्टीरिया में पहले से ऑलरेडी है प्लाज्मिड प्रेजेंट हैं, जो कौन सा उसका वोमेका वाला पार्ट बना रहा है, जो 2 सब यूनिट होती है वो वाला दोनों जुड़ करके आपका फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देगा। और ये फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपका एक्स गैल जो सबस्ट्रेट है क्रोमोजेनिक उस पे काम करेगा और उसको तोड़ देगा, जिससे ब्लू कलर कॉलोनीज बनेगी। एक्स गैल को तोड़ेगा ये किस किस में, गैलेक्टोज प्लस 5 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोल में, और ये इंडोल आगे जाकर के स्पॉन्टेनियसली डाइमराइज होता है और ऑक्सीडाइज होकर के कैसे कलर बनाता है, ब्लू कलर। कैसा कलर बनाता है, ब्लू कलर। तो अब देखिए, लेकिन जब अपन कोई फॉरेन डीएनए है वो इस लेग जेड जीन के बीच में, इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होती है किसके लिए, जीन क्लोन करने के लिए, और डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रेस्ट्रिक्शन साइट भी इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो जब अपन किसी फॉरेन डीएनए को इस लेग जेड जीन के बीच में इंसर्ट करवाया, अब लेग जेड जीन के बीच में इंसर्ट करवाया तो इससे क्या होगा, आपका ये जीन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएगा तो जब अपन इसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, उसमें अब आपके अल्फा सब यूनिट है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की नहीं बनेगी, जिससे अब आपका नॉन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज रहेगा। और नॉन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज रहेगा तो वो अपने
क्रोमोजेनिक सबस्टेंस जो एक्स गैल हैं उस पर काम नहीं करेगा तो एक्स गैल का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, और मीडियम पे अपने को कैसे कलर की कॉलोनीज मिलेगी, वाइट कलर की कॉलोनीज। तो अपन इससे एक ही स्टेप में पता लगा लेते हैं कि अपन जीन है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, वो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। कोई अपने को रेप्लिका प्लेटिंग या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, केवल अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन अपन इसको टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपका PUC 19, जिसमें अपन ने इंजीनियर्ड लेगजेड जीन, जिसको अपन ने आर्टिफिशियली जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के एंजाइम के अल्फा सब यूनिट्स को बनाती है, और नॉर्मल जो बैक्टीरिया में आपका प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है वो क्या बनाता है, वो ओमेगा वाली सब यूनिट बनाती है। जब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाता है, और वो एक्सगेल पे काम करता है और एक्सगेल को तोड़ देता है, किसमें, गैलेक्टोज और 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोल में, और 3 हाइड्रोक्सी इंडोल आगे डाइमराइज होकर के स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद में ब्लू कलर बनता है, जिससे अपने को पता लगता है कि अभी इसमें कोई जीन इंसर्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही फॉरेन जीन इंसर्ट होगा तो उसमें ये लेग जेड जो मॉडिफाइड आपकी जीन है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी। नॉन फंक्शनल हो जाएगी तो अल्फा सब यूनिट नहीं बनेगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज फंक्शनल नहीं बनेगा तो आपके एक्सगेल पे काम नहीं करेगा, एक्सगेल पे ना काम नहीं करेगा तो वाइट कॉलोनीज बनेगी। ये आपका PUC 19 वेक्टर हैं। तो ये जो दो मोस्ट कॉमनली वेक्टर काम में लिए जाते हैं वो हैं आपके PBR 322 और PUC 19। अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज के ऊपर बेस्ड वेक्टर।